जितनी सड़कें बन रही हैं सब पे बल्लियां सरकार लगवा रही है। टोल टैक्स दो तब जाओगे, कार खरीदेंगे तो रोड टैक्स, पेट्रोल डीजल भराएंगे तो रोड टैक्स, और रोड पर चलेंगे तो रोड टैक्स। कि राजनीति मुद्दे की होनी चाहिए, ध्रुवीकरण की नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। जब सब कुछ हो रहा था और हो गया था, तब एक आदमी आता है, नायक बनता है। इसको लोग कहते हैं ये हिंदू हृदय सम्राट है। लोग कहते हैं, वो अपने मुंह से नहीं कहता है, अपने हिसाब से तो काम कर देता है, लेकिन वो मुंह से क्या बोलता है जो लोग नहीं कहते थे, मैं पिछड़े मां का बेटा हूं। तो हिंदू भी हो गया और पिछड़ा भी हो गया। धर्म और जाति दोनों का कार्ड खेला, प्रचंड बहुमत से आया, और आया तो केवल पीछे की झूठी कहानियां सुनाया, सबको खूब भरमाया। लेकिन वो जान रहा था ये सब यही कहानी सुनना चाहते हैं, यही सुनकर तो ये सब वोट देते हैं। तो अब लोग कहे इसको हटाओ, जनता ने कहा हटाओ। तो ये जितने कभी एक दूसरे से नफरत करने वाले थे, ये सब एक गाड़ी में सवार होने की सोचने लगे, चलो हराओ हराओ। अरे इतनी नफरत किए हो तो एक गाड़ी में बैठ कैसे पाओगे? तो जैसे इनकी गाड़ी बेमेल होती है, इनमें से 4 निकल के उसी तरफ चले जाते हैं जो लोगों को गुमराह किया था। सारे लोग एक आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन बनना शुरू किया 2022 से, और 24 में पता चला संस्थापक ही उस तरफ है। क्योंकि धार्मिक ध्रुवीकरण के साथ साथ जातीय नफरत भी तो असर कर रही थी। यानी धार्मिक नफरत और जातीय नफरत, नफरत से चीजें नहीं होती, ये सब चीजें मोहब्बत से होती हैं। तो क्या वो सरकार चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि हम संसाधनों का वितरण कर रहे हैं? कह देने से नहीं होगा। ये सब कार्य जो है मुद्दे के हिसाब से सहानुभूति पैदा करके कराए जाते हैं। क्योंकि आपने जातीय गौरव की जो राजनीति की, तो हर जाति में अपनी अपनी जातियों के लिए आ गई। तो ये तो मुद्दों का समाधान कभी हो ही नहीं सकती। जिन लोगों ने सवर्णों के खिलाफ जातीय एकता की बात की थी, वो महानायक खुद अपने मुंह से गैर सवर्ण जातियों को ताना कस रहे हैं। जाटों ने गद्दारी की, यादवों ने गद्दारी की। तो आप ये मत देखिए कि इतिहास में कहां था, आप ये देखिए कि संविधान आने के बाद जब मुद्दे की राजनीति हुई तो कितनी तेजी से ऐसे हुआ। इसको यहां नीचे मत करिए। लोग चाह रहे हैं कि ऐसे हो जाए, ये गलत है, ये ऐसे था, इसको ऐसे करना है। तो बहुत तेजी से वो बढ़ रहा था, लेकिन तब तक नफरत की राजनीति आ गई। अब ऐसे हो रहा है, पता चले न चले। अब तुम किसी जात के हो, लेबर हो चाहे मैनेजर हो, सत्तू पियोगे चाहे सिगरेट, जीएसटी भरो। वर्तमान में जो भी नेता हैं, हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन उनसे ज्यादा उम्मीदें हमको हमारी जनता से, लोगों से है कि अगर वे लोग नहीं सुधरेंगे, मुद्दे की राजनीति नहीं करेंगे, तो भारत की माटी और सपूत गढ़ेगी जो आएंगे और मुद्दे की राजनीति करेंगे। क्योंकि जब तक मुद्दों पर राजनीति नहीं होगी, तब तक संविधान मजबूत नहीं होगा। और संविधान ही भारत में लिखी गई एकमात्र किताब है जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और सबको न्याय पर चलती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, मेरे पीछे स्क्रीन पर मैंने एक चित्र लगाया है जो उस समय का है जब ड्राफ्टिंग कमेटी भारत के संविधान का ड्राफ्ट फाइनल करके संविधान सभा को सौंप रही है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से ये ड्राफ्ट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंप रहे हैं। और यहां अन्य 4 महान लोग हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, टी कृष्णामाचारी और मौलाना अबुल कलाम आजाद। वो शख्सियत जिन्होंने देश के विभाजन को स्वीकार करने से मना कर दिया था। होता क्या है दोस्तों कि हम लोग कुछ एक लोगों को ही बहुत जान पाते हैं, और वो भी उसके जरिए जो नेता हमको बताना चाहता है, जो हमें बरगला कर बताना चाहता है। अगर कोई बात क्लास में पढ़ाई जाए तो कम समझ में आएगी, लेकिन अगर दूसरे से नफरत के तौर पर बता दी जाए तो जल्दी आएगी। ऐसा रहा है, यह मनुष्य की प्रकृति है। लेकिन संविधान का निर्माण तो मोहब्बत से हुआ है। आप देख लीजिए, आजकल लोग SC ST OBC बहुत कह रहे हैं, तो यहां देख लीजिए, इन 6 लोगों में ही सारा भारत है, आप कह सकते हैं। तो जब संविधान का निर्माण मोहब्बत पर हुआ, जब संविधान का निर्माण समानता और भाईचारे के आधार पर हुआ, तो इसकी रखवाली नफरत की राजनीति से कैसे हो सकती है? किसी कीमत पर नहीं हो सकती। संविधान की आड़ में सत्ता पर कब्जा करने का काम तो हो सकता है, वो भी कुछ दिनों तक केवल, लेकिन संविधान चलाने का मादा किसी नफरती नेता में हो ही नहीं सकता। मैं दोनों तरह के नफरत की चेतावनी दे रहा हूं, चाहे वो धर्म आधारित हो जो इस समय सत्ता में है, एंटी मुस्लिम नैरेटिव चला करके, या जो जाति आधारित नफरत है जिसमें सवर्णों के खिलाफ, खासकर ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैला करके सत्ता पाई जाती है।
ये दोनों ही तरह की नफरत की राजनीति संविधान के खिलाफ है। दोस्तों, संविधान धर्म और जाति दोनों ही आधार पर भेदभाव और नफरत को मना करता है। अब चलिए जरा धर्म के आधार पर जब नफरत हो रही है तो संविधान का क्या असर हो रहा है, क्यों ये खतरे में पड़ रहा है, और अगर राजनीति को जाति आधारित नफरत पर कर दें तो संविधान कितना खतरे में पड़ेगा, इस पर चर्चा करते हैं। और फिर इसके बाद आखिरी के कुछ मिनटों में चर्चा इस पर करेंगे कि जब संविधान मोहब्बत पर बना तो कुछ एक दिन जितने भी दिन मोहब्बत पर चला उतने दिन किसको फायदा मिला था। सबसे पहले धार्मिक और जातीय नफरत पर आधारित राजनीति, इन दोनों को एक साथ कवर करते हैं। देखिए दोस्तों, जब कभी धर्म आधारित राजनीति चलती है, धार्मिक ध्रुवीकरण की बात करती है, तो कोई भी ध्रुवीकरण की राजनीति हमेशा बहुसंख्यक लोग करते हैं। जो भी जिसकी आबादी अधिक होती है ध्रुवीकरण का काम वही करता है। फिर से समझिए, अधिक आबादी वाले ध्रुवीकरण की बात करते हैं, यानी नफरत की राजनीति की एक शर्त है कि हमेशा ये काम बहुमत वाले करेंगे, यानी वही करेगा जो बहुमत में बैठा होगा। तो अगर नफरत की राजनीति होगी तो हिंदूवादी राजनीति होगी, और नफरत की राजनीति होगी तो एंटी सवर्णवादी राजनीति होगी, या एंटी यादव वाली राजनीति होगी, या एंटी जाटव वाली राजनीति होगी, या एंटी ब्राह्मण वाली राजनीति होगी, या हरियाणा में जैसे हुई एंटी जाट वाली राजनीति होगी। क्यों? क्योंकि जब किसी एक को निशाने पर ले लेंगे तो वो अल्पसंख्यक हो जाएगा और शेष सब बहुसंख्यक हो जाएंगे। तो जो जाति आधारित राजनीति होगी वो जब एंटी चलेगी तो वह किसी एक जात के खिलाफ चलेगी, शेष जातियों को लामबंद करने के लिए। अब ये लामबंदी के लिए नफरत फैलाने का काम किया जाता है सुनियोजित तरीके से। नफरत की राजनीति संविधान के खिलाफ इसलिए है क्योंकि किसी भी समाज, जाति, वर्ग या परिवार का हर कोई व्यक्ति एक स्वभाव का नहीं होता। हर जगह अच्छे और बुरे, क्रूर और कारुणिक स्वभाव वाले पाए जाते हैं। हर समाज में उस समाज के भीतर अमीर और गरीब पाए जाते हैं। हर समाज में लूटने की इच्छा रखने वाले और त्याग करने की इच्छा रखने वाले पाए जाते हैं। हर समाज में नफरत करने वाले और मोहब्बत करने वाले भी पाए जाते हैं। तो जब आप नफरत की राजनीति करते हैं तो दोनों ही समाज के नफरत करने वाले तो ऊपर आ जाते हैं, लेकिन दोनों ही समाज में जो लोगों से मोहब्बत करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। और तब फिर क्या होगा कि केवल नफरत का बोलबाला हो जाता है, जबकि संविधान कहता है कि देश की एकता और अखंडता के लिए व्यक्ति की गरिमा को आगे बढ़ाया जाएगा। और जब व्यक्ति की गरिमा नफरत के हिसाब से देखी जाएगी तो किसी एक जाति का कहीं कोई गलत काम होगा तो उससे नफरत करने वाले जात के लोग नफरत के कीचड़ में सान कर उस गंदगी को, उस गलती को उस पूरे जात के लोगों पर पेंट कर देंगे। तो जैसे ही वहां से कोई गुणवान व्यक्ति भी आएगा, कोई योग्य व्यक्ति आएगा, कोई अच्छा व्यक्ति भी आएगा तो उस पर भी वही कीचड़ लपेट दिया जाएगा। क्योंकि नफरत की राजनीति हावी है, तो यहां जो समझदार लोग हैं, जो समझ रहे हैं कि नहीं भाई ये इस समाज का कोई एक व्यक्ति दोष किया था लेकिन इसका ये दोष नहीं है, या ये उससे असहमत है, तो भी वो बोल नहीं पाएगा। क्योंकि जैसे ही वो बोलेगा तो ये नफरत की राजनीति जो उसके खिलाफ चल रही है वो तुरंत उसको डांटेगी कि ज्यादा तुमको मोहब्बत आ रही है, देखा तो उन्होंने क्या किया था। वो तमाम उन गलतियों से उसका मुंह ढक देगा। और इस प्रकार ये नफरत की राजनीति, चाहे वो जात के आधार पर हो चाहे धर्म के आधार पर हो, जो एक तरफ उसके मुंह पर कीचड़ पोतेगी, वहीं दूसरी तरफ अपने समाज के बौद्धिकों का, चिंतकों का, अच्छी बात सोचने वालों का, सच्ची बात कहने और करने वालों का मुंह भी बंद कर देगा। और इस प्रकार जब आईना ही तोड़ दिया जाएगा तो उसके मुंह पर कितनी कालिक थी ये तो तुम रोज रोज चीख चीख कर कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे मुंह पर अब कितनी लग गई है ये तुम देख नहीं पा रहे हो। इसका मैं उदाहरण दे रहा हूं कि जब मुसलमान को पीटा जा रहा था तो जश्न मनाया गया, हिंदू विधायक जब पिट गया तो अब क्या करेंगे। पीटने वाले वही थे जो हिंदू हिंदू कह के घूमते हैं। विधायक पिट गया, हिंदू ही था, विधायक की जान को खतरा। बहराइच में देखिए, हाँ योगेश वर्मा और बहराइच वाले विधायक की मैं बात कर रहा हूं। जातिवादियों का हस्त्र देख लीजिए। जिस पार्टी का जन्म सवर्णों को गाली देकर के हुआ,
वो पार्टी पहली बार सत्ता संभालती है ओबीसी सरकार से समर्थन वापस लेकर। मैं बीएसपी और एसपी का उदाहरण देकर के बात कर रहा हूं, उदाहरण तो हमको यहीं से लाने पड़ेंगे। तो जिस पार्टी का जन्म सवर्णों को गाली देकर हुआ था, सवर्णों को खूब गाली दो, खूब गाली दो, और इस तरह से लोगों में गोलबंदी हुई थी, मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, एक साथ सवर्ण और हिंदुत्व दोनों को हरा करके सत्ता पाई गई थी। उस सत्ता से जब समर्थन वापस लिया गया तो गालियां किसको दी गई? ओबीसी नेता को। और गेस्ट हाउस कांड में अपमानित किसको किया गया? दलित नेता को। क्यों भाई, दोनों मिलकर के तो इनसे लड़ रहे थे, तो अब अपने में कैसे लड़ गए? क्योंकि लड़ना ही तो सीखे हैं। नफरत वाले हमेशा यही करेंगे। थोड़ा और आगे चलिए कि जब अपने में लड़ गए तो जिसको गाली दे रहे थे वो इतना अच्छा लगा कि उससे फौरन समर्थन लेकर सत्ता में आ गए। यानी जिन मतदाताओं का वोट जिस समाज को गाली देकर पाए थे, उन्हीं मतदाताओं के वोट से अब उन्हीं के समर्थन से सत्ता में बैठ गए। तो सत्ता वो अपनी चला पाए होंगे कि जिनको गाली दिए थे वो जैसा कहे थे वैसा चलाए होंगे। कोई मुफ्त में तो सत्ता दिया नहीं होगा, बताइए। लेकिन क्योंकि नफरत में जनता को पगा दिया गया तो जनता यह समझेगी कि अरे एकदम देखिए राजा बन गए। आपने सिक्के का एक पहलू देखा कि राजा बन गए, गाली भी दिया और देखिए समर्थन भी उन्होंने दिया। लेकिन हो सकता है कि वो इतने ऊंचे टीले पर हों कि गाली दे रहे हो, आओ 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 नजदीक आओ, थोड़ा और करीब आ जाओ। जब बहुत करीब आ जाओगे तब लगाएंगे तुमको हम क्या चूना चाटा जो कह लीजिए। तो अब क्या कहते फिर रहे हैं? जिन लोगों ने सवर्णों के खिलाफ राजनीति की, आज वही कहते हैं यादव ने वोट नहीं दिया, यादव गद्दार, जाट गद्दार। क्यों भाई? जो लोग कहते हैं कांसी राम ने इसलिए लिखा था क्योंकि कास्ट एनिहिलेशन की किताब से कोई फायदा नहीं हो रहा था, तो हो गया क्या? ऐसा क्या हो गया कांसी राम के विचारों पर चल देने से या मायावती जी के इस रास्ते से कि जो कभी जब पैदा हुए तो केवल सवर्ण उनको सता रहे थे। सवर्ण किससे समस्या थी? रही होगी, वाजिब रही होगी, लेकिन रास्ते पर मैं सवाल कर रहा हूं कि कौन सा उपाय निकाला कि जिस चुनौती से निपटने के लिए आपको कुछ लोगों को गाली देनी पड़ रही थी, शेष को एक में लाने के लिए, अब जिनको एक लाने का प्रयास करने के लिए आप चले थे वो तो एक कर नहीं पाए, अब आप खुद ही दूसरों को गाली दे रहे हैं और इसी के साथ बैठे हैं। तो इसमें हुआ क्या? सत्ता मिली, किसके सहयोग से मिली, कौन सहयोग में था, अब तो इतिहास का विषय बन गया, खूब पढ़ा जाएगा, अब खोल खोल के पन्ने पढ़े जाएंगे। लेकिन संविधान कहां गया? इधर है कहीं संविधान? नहीं है। अब चलिए जरा धर्म आधारित राजनीति की बात कर लीजिए थोड़ी और। धर्म आधारित राजनीति जब होती है तो खूब धुआं लगाओ, खूब धुआं लगाओ। किसको? मुसलमानों को। मुसलमानों ने मारा, ये देखो मारा। अरे कश्मीरी ब्राह्मणों को जब मार रहे थे तो सेना क्यों नहीं भेजे थे? और अयोध्या में जब कार सेवकों पर गोली चली थी तो हिंदू मुख्यमंत्री था, उसको हिंदुत्व की पार्टी का समर्थन था, उसी हिंदुत्व की पार्टी के कहने पर जनता अयोध्या में आई थी और ये मुख्यमंत्री गोली चलाया था। मुसलमान एकदम खुश, हिंदुओं ने हिंदुओं पर गोली चला दिया, मुलायम तो हमारे हैं, काहे को हैं, अरे हिंदुओं को मरवा दिया। अच्छा, वो हिंदू इनको प्यारा लगा जो हिंदुओं पे गोली चलवा दिया। ये नहीं देख पा रहे थे कि जिस दिन वो गोली चलवा रहा था उस दिन वो जो बंदूक थी वो केवल उसके हाथ में थी। बंदूक की कारतूस और सामने खड़े लोग, ये दोनों उन नेताओं ने उसको दिए थे जो हिंदुत्व के नेता हैं। खुलकर बोल रहा हूं, 28 अक्टूबर 1990 को और फिर 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलवाई। उस दिन उनकी सरकार को भाजपा का समर्थन था। दिल्ली में बीपी सिंह की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। ये तीनों ही सरकारें जनता दल की थीं। इनमें केवल बिहार की सरकार पूर्ण बहुमत से थी, शेष दोनों सरकारों को भाजपा का समर्थन था। लेकिन नफरत की राजनीति से देखिए कैसे धुआं लग गया नाक में, तो आंख बंद हो गई।
मुसलमान मौलाना लोग एकदम खुश, अभी क्या हुआ, अरे चलवा दिया गोली। हाँ, अरे थोड़ा आंख खोलकर देखते तो हाथ में जो बंदूक थी वो मुलायम सिंह की दिख रही थी, शेष अंदर जो गोली थी यानी पावर सत्ता में भाजपा के दम पर थी। और जिसने उन लोगों को वहां जमा कर दिया, बुला दिया कानून की अवहेलना करते हुए, वो भी भाजपा के नेता थे। तो या तो मुलायम सिंह नहीं समझ पा रहे थे या ये दोनों समझ रहे थे। समझ तो दोनों रहे थे, क्योंकि कांग्रेस उस समय सत्ता में थी, दोनों उसी से लड़ रहे थे। तो हिंदू मुसलमान मिलकर कांग्रेस चलाते थे। जब तक बांटेंगे नहीं इनको, तब तक काटेंगे कैसे केक। तो बांट दिया और काट लिए। तो संविधान कहां गया? संविधान 6 दिसंबर 1992 को एकदम सुरक्षित हो गया, क्योंकि अब तो मुलायम सिंह जी भी नहीं कुछ कर सकते थे। और जब मुलायम सिंह जी कार सेवकों पर गोली चलवाए थे तो कल्याण सिंह, एक अगले ओबीसी नेता आए। हाँ, ओबीसी, अगले ओबीसी नेता आए और उन्होंने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट को भरोसा नहीं था। उस दिन भी तो सुप्रीम कोर्ट था ना। सुप्रीम कोर्ट को भरोसा नहीं था कल्याण सिंह पर। संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री थे, लेकिन पार्टी चुनाव में जो नारा लगाकर आई थी उसमें था कि हम मस्जिद गिराएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और पूरी जनता ने वोट दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट रखवाली करे, इसका यह भी मतलब नहीं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के गलत निर्णयों के साथ खड़ा हो जाऊंगा, नहीं। लेकिन अगर कोई बच्चा फेल हुआ है तो उसमें दो गलतियां हो सकती हैं। हो सकता है उसको किताब समय पर नहीं मिली, लेकिन यह भी था कि जिस विषय की किताब मिली वो पढ़ा नहीं, वो बार बार कह रहा किताब नहीं मिली, किताब नहीं मिली। तो जब उसको मैं डांटूंगा तब मैं ये बहाना नहीं उसको बनाने दूंगा कि किताब नहीं मिली। तब मैं ये बोलूंगा कि किताब मिली चाहे नहीं मिली, तुम्हें जो मिली तो कितना पढ़े। तो जब मैं नेताओं को आईना दिखा रहा हूं तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को बचा रहा हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आड़ में नेता छुप जाएं यह मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि जनता नेता को वोट देती है। जनता का मानसिक निर्माण नेता करता है, इसलिए इनसे ज्यादा सवाल होंगे। सुप्रीम कोर्ट को भी छोड़ा नहीं जाएगा। मैं बनाऊंगा वीडियो कि सुप्रीम कोर्ट जब नकारा हो जाए तो संविधान की रखवाली कैसे की जाए। रुकना नहीं है दोस्तों, सबको आईना दिखाया जाएगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए। तो 2 मुख्यमंत्री बने, नारा लगा था ना कांग्रेस के खिलाफ, ब्राह्मण सत्ता में, ब्राह्मण सत्ता में, ब्राह्मण सत्ता में। तो ठीक है, भाजपा और जनता दल चुनाव जीत गए और दोनों ही ओबीसी मुख्यमंत्री बना दिए। लेकिन क्योंकि वो नफरत की राजनीति से लोग आए थे तो संविधान बचा। 6 दिसंबर को जो हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में लिखा है कि वो संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन था। अब आगे सुप्रीम कोर्ट ने जो लिखा, वो जनता जब उसको सराहना कर रहे तो सुप्रीम कोर्ट भी आप ही के लोगों में से बना हुआ, वो क्या कर दे? अभी वो लिख दे कि नहीं वो फिर से मस्जिद बनाई जाए तो जज जिंदा बचेंगे? सच भी तो वहीं तक न बोला जाएगा जहां तक जनता भी सुन सके। कितना सच बोला जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट को विश्वास नहीं था कि जब ये जनता को बरगला कर आया है कि ये मस्जिद गिरवाएगा, मंदिर वहीं बनाएगा और पूर्ण बहुमत में है, तो क्या संविधान की शपथ ले लेने भर से संविधान की रखवाली करेगा? मैं कल्याण सिंह की बात कर रहा हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा है कि आप राजभवन में भले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय संविधान की रखवाली की बात किए हूं, उसको मानने की बात किए हूं, लेकिन एक काम करिए कि एफिडेविट यहां भी दे दीजिए। अरे सुप्रीम कोर्ट भी एफिडेविट के सिवाय क्या ले पाएगा? हाथ पांव तो बांध नहीं देगा। ये काम तो जनता का है ना। एफिडेविट ले लिया तो जो संविधान की शपथ को नकार देगा वो सुप्रीम कोर्ट के सामने एफिडेविट की रखवाली करेगा, और वो भी तब जब जान रहा है कि जनता तो सिर आंखों पर बैठाएगी और वही जनता वोट में आएगी, वोट देगी और जितवाएगी। तो जब डेमोक्रेसी में नफरत घोल दी जाएगी तो मतदाता ही संविधान के खिलाफ जब वोट देने लगेंगे तो संविधान की रखवाली कोई संसद, कोई निर्वाचन आयोग, कोई सीबीआई, कोई ईडी, कोई सुप्रीम कोर्ट कहां तक करेगा? बल्कि ये सब करप्ट हो जाएंगे। और 35 वर्षों से नफरत की राजनीति चली है, चाहे धर्म की चाहे जाति की। तो दोस्तों हुआ क्या? 6 दिसंबर को एक पक्ष ने कहा राम भक्तों ने मस्जिद गिरा दिया, दूसरे पक्ष ने कहा उन्मादी भीड़ ने मस्जिद शहीद कर दिया। चाहे गिरा दिया चाहे शहीद कर दिया, संविधान का क्या हुआ? कोई इस ढेर में खोज रहा था? तो चलिए आज खोज लेते हैं।
संविधान की वो शपथ कहाँ गई जिसमें बहुमत का मुख्यमंत्री ये कहा था कि हम संविधान की रखवाली करेंगे, जबकि वो बहुमत के आधार पर बहुसंख्यकों के लिए काम कर रहा था, सबके लिए काम नहीं कर रहा था। क्योंकि बहुमत से चुना जाएगा, काम सबके लिए करेगा, लेकिन अब वो बहुमत से चुने जाने के बाद काम अपने बहुसंख्यकों के लिए कर रहा था। तो जो लोग जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा लगा रहे हैं, अगर इसी नारे के तहत नफरत फैलाकर, चूंकि आबादी ज्यादा है, साबित है, अगर इस नारे से नफरत फैला करके वो सत्ता में आ जाएंगे या जब कभी आए हैं, तो क्या वे सबके मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे? क्या उन्होंने सबके मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया था? नहीं कर पाएंगे। कल्याण सिंह को बाद में आभास हुआ कि हमसे मस्जिद गिरवा करके हमें अछूत कर दिया गया, जब बीजेपी ने धोखा दिया। लालू प्रसाद यादव को आज आभास हो रहा है कि हमने जो जातीय राजनीति में इतना आगे बढ़कर के सवर्णों के खिलाफ काम कर दिया, वो ठीक नहीं था। लेकिन वो नेता बाध्य होता है, क्योंकि वो नफरत से पैदा नेता होता है, उसको नफरत ही करनी है, नहीं करेगा तो फिर जनता उसको दौड़ा लेगी। तो वो बहुमत से चुना गया नेता होकर के सबका नेता नहीं बन पाता है, बल्कि बहुसंख्यकवाद का नेता हो जाता है, और संविधान तो समतावाद पर चलता है। तो ये सबका नेता कोई बन ही नहीं सकता जो जन्म आधारित किसी नफरत पर अपनी राजनीतिक जमीन तैयार किया हो। सत्ता में आ सकता है, बिल्कुल आएगा, सत्ता में आने से नहीं रोक पाएंगे, जीतने से नहीं रोक पाएंगे, लेकिन संविधान को जिंदा रखे यह संभव ही नहीं है। चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि लेकिन जब मोहब्बत से या मुद्दों की राजनीति होगी, मोहब्बत का मतलब मुद्दे की राजनीति, जैसे देश आजाद हुआ तो देश पुरानी परंपराओं से चल रहा था, सीधे संविधान में अनुच्छेद 13 लिखा गया। ये जो लोग पुरानी किताबें निकाल कीचड़ उलीच रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के खंड 1 में यह कह दिया गया है कि पुराने सारे कानून नष्ट हैं, खत्म हैं, जो संविधान के खिलाफ हैं। तो जितने भी धर्म ग्रंथ आप निकालते हैं, समाज सुधार के भाव से उनको पढ़िए, लोगों को समझाइए कि ये उस समय की परिस्थिति में रहे होंगे, उस समय उसी को न्याय मान लिया गया होगा, लेकिन अब ये संविधान के खिलाफ है, इसको छोड़ दीजिए। उस ग्रंथ के कीचड़ को पॉलीथीन में लपेट के छिड़कने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि छिड़कने के बाद आप करेंगे क्या? जाति बहुसंख्यकवाद। तो आप जरा इस पर आ जाइए, क्या होगा? जिस तरह से नारे लग रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो मेरे ही मन में एक सवाल आया कि अगर उसकी हिस्सेदारी की बात करें तो हिस्सेदारी कहां कहां? चलिए, सरकारी नौकरी में जी हां, जमीन में जी हां, घर द्वार में जी हां, संसद में जी हां, संसद में कहिए ना कि जी हां। तो जब संसद में आप जनसंख्या के आधार पर चुने जाएंगे तो फिर तो हम कभी सरकार में आ ही नहीं पाएंगे, चाहे हम वोट दें न दें। जैसे जब सारे सांसदों का चुनाव हिंदू बनाम मुस्लिम होने लगता है तो मुसलमान सांसद विधायक चुने ही नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है तो वोट की जरूरत फिर क्या है। तो जब बहुसंख्यक के आधार पर आप राजनीति करेंगे जो पहले से ही बहुसंख्यक है और नफरत का उसमें तड़का डालेंगे, तो जो चुनाव जीतेगा वो दूसरे का कैसे काम कर सकता है, क्योंकि नफरत से वो रुका गया है, मुद्दा तो है नहीं। तो फिर ये क्या लोकतंत्र को अवैध घोषित करने का आधार नहीं बनेगा कि भाई ये लोकतंत्र तो केवल उन्हीं के लिए काम आएगा, ये उन्हीं को सत्ता दिलाएगा जो जनसंख्या में ज्यादा है, चाहे धर्मवाद से चलिए और चाहे जातिवाद से चलिए, ये दोनों ही लोकतंत्र को अवैध साबित करने के उपकरण बन जाएंगे। जी हां, अवैध साबित करने के उपकरण बन जाएंगे। यहां तक मत ले जाइए, ये गलत है। तो मोहब्बत की राजनीति यानी मुद्दों की राजनीति करिए। मुद्दों की राजनीति पर क्या होगा? मुद्दों की राजनीति, जब देश आजाद हुआ तो मैंने जैसे एक विषय छेड़ा कि भाई पुरानी कुरीतियों से बाहर निकालना है, उन्होंने लिखा और फिर उस पर काम किया। कैसे काम किया? सिविल नागरिक संरक्षण अधिनियम लिखा गया, छुआछूत निवारण अधिनियम लिखा गया, बेगारी की जाती है, बेगारी प्रतिषेध अधिनियम लिखा गया, बच्चों से काम कराया जाता है। ये किसके बच्चों से काम कराया जाता है? अमीरों के कि गरीबों के? जाहिर सी बात है गरीबों के। और गरीब ज्यादा किस जात में थे? तो जो
संसद ने पारित किया बाल श्रम निषेध अधिनियम, वो किसके लिए था? अगर उसी पर जाति लिख दी जाती केवल, तो जिस दिन देश आजाद हुआ उस दिन देश की सारी संपदा जमींदारों और जागीरदारों के पास थी। बमुश्किल 1/5 हिस्सा लोगों के पास था, वो भी जो जमींदारों के थोड़े करीबी थे, कोई करिंदा है, कोई पुरोहित है, इन लोगों के पास थे। और जिनके पास नहीं था वो निश्चित तौर से कुछ जाति के लोग थे, एकदम निश्चित था, उसमें साफ था। लेकिन उन्होंने नफरत की बजाय मुद्दे की राजनीति की थी। तो उन्होंने देखा कि भाई ये सारी संपदा तो यहां पड़ी है, ये कैसे हटकर यहां जाएगी। और ऐसा नहीं है कि सारे सवर्ण जमींदार थे, सारे सवर्ण जागीरदार थे, कुल 531 ही तो जागीरदारियां थी ना। तो हर परिवार से 200 लोगों को जोड़ दीजिए, उतने ही तो जागीरदारी का मजा लेते रहे होंगे। 1-1 हजार जोड़ दीजिए, उतने ही तो रहे होंगे ना शेष। तो क्या पारित किया गया? जमींदारी विनाश अधिनियम। कौन पारित कर रहा था? सत्ता में तो ब्राह्मण थे ना, लूट रहे थे, लूट रहे थे। संपत्ति सवर्णों के पास थी और जा रही थी वंचितों के पास, लेकिन लूट रहे थे सवर्ण। वाह। और फिर सीलिंग एक्ट लगा दिया कि इससे ज्यादा खरीद नहीं पाओगे। चलिए, उनसे सरकार ने छीना, मुआवजा दिया, अब मुआवजा के पैसे से फिर खरीद देंगे। तो सरकार ने देखा कि ये फिर खरीद लेगा, तो सीलिंग एक्ट लगाया, इससे ज्यादा तुम रख नहीं पाओगे। आज 5 फ्लैट, 10 फ्लैट, 20 फ्लैट, 20-20 फॉर्च्यूनर लेकर चलने वाले कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने देश लूटा। लगाई जाए सीलिंग कि एक गाड़ी से ज्यादा कोई नहीं रखेगा एक परिवार का आदमी। सड़कों पर जाम लग रहा है, कोई बात सुननी ही नहीं है मुद्दे की, सिर्फ जातीय नफरत, धार्मिक नफरत। आगे चलते हैं। जिस दिन देश आजाद हुआ, भारत की साक्षरता दर 20% थी, 20%। और ये 20% वे लोग थे जिनको आप सवर्ण कहते हैं, जो 10, 12, 15% होंगे। कुछ मुस्लिम के ऊपर की कम्युनिटी, जैनों के ऊपर की कम्युनिटी, सिख और बौद्धों में जो ऊपर की कम्युनिटी है, जी हाँ, सवर्ण भी बौद्ध है, और शेष सवर्ण, इन्हीं की कम्युनिटी बेसिकली 80 से 90% लिटरेट थी। शेष ओबीसी का कुछ तबका था, और SC ST में बहुत कम लोग थे। और देखते देखते 40 वर्षों में भारत की साक्षरता दर 70% चली गई। तो बिना स्कूल खोले चली गई, बिना शिक्षक लगाए चली गई, शिक्षकों को बिना वेतन दिए चली गई। तो ये स्कूल किसके पैसे से खोले गए? जो पैसा लिया गया था वो कहां से आया था? 1/5 ही संपत्ति सबके पास है, 4/5 तो जमींदारों, जागीरदारों, रियासतदारों के पास है, और टैक्स देने वाला देश में कोई था ही नहीं। आज तो झोला भर भर कर टैक्स जा रहा और कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। शुद्ध ईमानदारी की और मुद्दों की राजनीति हुई थी, इसलिए स्कूल खोले गए और लोग पढ़ लिए। यह संसाधनों का वितरण नहीं था, ये जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नारे से हुआ था। तो फिर से पूछ रहा हूं कि अगर ये नारा संसद तक में आएगा कि नहीं, संसद में भी जिसकी जितनी संख्या भारी है उनको सीट रिजर्व कर दो, तो फिर संसद तो बहुमत वाली जातियों की संसद बन जाएगी। फिर जिनकी संख्या कम है जाति में, वो क्यों लोकतंत्र में आएंगे? फिर वो कहेंगे भाई तुम्हारे पास वोट की ताकत है, हमारे पास कोई और ताकत हम पैदा करेंगे। फिर ये लोकतंत्र तो नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें तो तुम ही जीतोगे। लेकिन जब मुद्दे की राजनीति करेंगे तो ये होगा कि कोई अकेला व्यक्ति भी अगर मुद्दे की बात उठाएगा, तो चाहे उसके धर्म या जात की आबादी कुछ भी हो, शेष लोग उसके साथ खड़े होकर उसको नायक बना लेंगे। तो फिर हर कोई मुद्दे की राजनीति करेगा, और यही लोकतंत्र है। साक्षरता दर हो गई, चेचक, पोलियो उन्मूलन हुआ, अंत्योदय योजना आई, नवोदय स्कूल खुले, और छोड़िए सब साहब, आज तो जितनी सड़कें बन रही हैं सब पे बल्लियां सरकार लगवा रही है। टोल टैक्स दो तब जाओगे, कार खरीदेंगे तो रोड टैक्स, पेट्रोल डीजल भराएंगे तो रोड टैक्स, और रोड पर चलेंगे तो रोड टैक्स, और फिर भी टैक्स GST अलग से।
कि कोई रिक्शा चलाने वाला अगर सत्तू घोल कर पी रहा है बेचारा, तो वो भी जीएसटी भर कर ले रहा है, लेकिन हर जगह बल्ली लगा लगा कर टैक्स वसूला जा रहा है। उस समय कभी कोई बल्ली देखे थे सड़क पर आप? कितनी सड़कें बनाई गई हैं 40 साल में। मैं भी कांग्रेस के सरकारों का उतना काम नहीं देख पा रहा था, अब देख रहा हूं कि ये तो हम लोग बड़ी गलत दिशा में जा रहे हैं। और कांग्रेस को जितवाइए मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस जैसी ही पार्टी अपनाओ, चाहे वो कोई भी हो। दूसरी पार्टियां बदलें, मुद्दे की राजनीति करें, सबकी जरूरत हमको है, लेकिन राजनीति मुद्दे की होनी चाहिए, ध्रुवीकरण की नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। फिर क्या हुआ, 5 साल के भीतर पूरे देश में चुनाव हुआ। खर्चा बचाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन पर आ गए ना। उस समय तो पैसा ही नहीं था, तो कहां से लड़ा गया था चुनाव? सड़कें नहीं थी, जीप नहीं थी, कार नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, छापे खाने नहीं थे। और जब सब कुछ हो रहा था और हो गया था, तब एक आदमी आता है जिसको लोग कहते हैं ये हिंदू हृदय सम्राट है। लोग कहते हैं, वो अपने मुंह से नहीं कहता है, अपने हिसाब से तो काम कर देता है, लेकिन वो मुंह से क्या बोलता है जो लोग नहीं कहते थे, मैं पिछड़े मां का बेटा हूं। तो हिंदू भी हो गया और पिछड़ा भी हो गया, धर्म और जाति दोनों का कार्ड खेला, प्रचंड बहुमत से आया। और आया तो केवल पीछे की झूठी कहानियां सुनाया, सबको खूब भरमाया, लेकिन वो जान रहा था कि ये सब यही कहानी सुनना चाहते हैं, यही सुनकर तो ये सब वोट देते हैं। बस फर्क क्या था कि पहले वाले जो कहानियां सुनाए थे वो भले नफरत का उत्पादन किए थे, लेकिन उसको जिए भी थे, यानी कुछ न कुछ काम कर दिए थे, उस पर कुछ आगे बढ़ गए थे, जिससे कुछ तो नफरत का जो फायदा हो सकता था वो हुआ था। हर चीज के फायदे हैं। इसको तो कोरे गप करने थे। तो अब लोग कहे इसको हटाओ, जनता ने कहा हटाओ, तो ये जितने कभी एक दूसरे से नफरत करने वाले थे, ये सब एक गाड़ी में सवार होने की सोचने लगे, चलो हराओ हराओ। अरे इतनी नफरत किए हो तो एक गाड़ी में बैठ कैसे पाओगे? ये बैठ ही नहीं पा रहे हैं। तो जैसे इनकी गाड़ी बेमेल होती है, इनमें से 4 निकल के उसी तरफ चले जाते हैं जो लोगों को गुमराह किया था। वो कहता क्यों परेशान हो, अभी इनको जनता नहीं चुन पाएगी, क्योंकि अपने में से ही नहीं चुन पा रहे हैं। तो हुआ क्या, लोकसभा चुनाव 2024 लग रहा था हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग जीत रहे हैं, यानी जो सत्ता बदलाव की सोच वाले लोग थे, सारे लोग एक आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन बनना शुरू किया 2022 से, और 24 में पता चला संस्थापक ही उस तरफ है, और संस्थापक का विरोध करने वाला हनुमान बनकर उधर है। तो जिसको जात सूचक शब्दों से कभी अपमानित करते हैं संस्थापक महोदय, जी हां नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी पर मैं बात कर रहा हूं, वो जामवंत बनकर उधर है सब। क्यों? क्योंकि धार्मिक ध्रुवीकरण के साथ साथ जातीय नफरत भी तो असर कर रही थी, यानी धार्मिक नफरत और जातीय नफरत। तो अब हम कहते हैं कि संविधान को खतरा है, तो मैंने तीनों कालखंड बता दिया कि तब संविधान सुरक्षित कब था। एक ऐसा प्रदेश है जहां जमींदारी उन्मूलन नहीं हो पाया है, बिहार, आज तक नहीं हो पाया। सन 89 से आज तक वहां एंटी कांग्रेस सरकार है, जिन सरकारों की नींव जाति और धर्म पर खड़ी है। हिम्मत नहीं पड़ी इन लोगों की, चाहे नरसंहार वहां जितने भी समाज में हुए, कि ये लोग जमींदारी उन्मूलन पर कानून बनाकर लागू कर दें। जानते हैं क्यों? क्योंकि नफरत से चीजें नहीं होती, ये सब चीजें मोहब्बत से होती हैं। और ये नफरत की राजनीति की है तो कैसे कर पाएंगे? एक प्रदेश छूट गया था उस समय, सारे प्रदेशों में जमींदारी उन्मूलन हुआ था, आप सोचकर देख लीजिए। तो इसलिए दोस्तों, जब हम मोहब्बत से चले थे तो हम मुद्दों के हिसाब से रोग पहचानते थे, उसका इलाज करते थे। ठीक है कि जो गरीब की बस्ती है, वो बस्ती जाहिर सी बात है वही होगी जो सदियों से वंचित समाज के लोग रहे होंगे, और क्योंकि वंचना और प्रताड़ना जाति आधारित थी तो निश्चित तौर से वो निश्चित जातियों के ही लोग थे। लेकिन जो उनको दवा पिला रहा था वो कभी ये नहीं कह रहा था कि तुम्हारे साथ जो प्रताड़ना हुई है ना उसी से ऐसा हुआ, उनको गाली दो, ये नहीं कह रहा था।
बल्कि इन लोगों से कहता था कि देखो तुम्हारे शोषण की वजह से वो उस दशा में है, तुम्हारे बच्चे 800 रुपये फीस देंगे, उसको निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। जिस समय मैं LLB की 860 रुपये फीस जमा कर रहा था, उस समय लखनऊ विश्वविद्यालय में हमारे SC ST भाइयों की फीस 0 थी। तो उनकी फीस कौन भर रहा था? सरकार। वो सरकार जो पैसा पा रही थी वो किससे लेकर आ रही थी? जिन पर टैक्स था, और टैक्स के दायरे में कौन आते थे? तो क्या वो सरकार चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि हम संसाधनों का वितरण कर रहे हैं? कह देने से नहीं होगा। ये सब कार्य जो है मुद्दे के हिसाब से सहानुभूति पैदा करके कराए जाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि संविधान की रखवाली नफरत की राजनीति से नहीं होगी, मुद्दों की राजनीति से होगी। और अब अगर नफरत की ही बात करते हैं तो आगे हम बात करें कि भारत का हिंदू समाज एक पिरामिड की तरह है, जहां टॉप पर सवर्ण हैं, उसके नीचे फिर OBC की तमाम जातियां लेयर में हैं। वो भी सब बराबर नहीं है। भले इतनी सारी जातियों को एक वर्ग में रखा गया, लेकिन वो भी थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हैं, हल्का हल्का अंतर है। और अंतर 2 तरह का, सामाजिक प्रतिष्ठा और उनकी जनसंख्या का भी है। तो जब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा लग रहा है, तो वे जातियां प्रमुख रूप से आगे आ जा रही हैं जिनकी खुद की जनसंख्या आगे है। नहीं तो आज तक उत्तर प्रदेश में डोम समाज की राजनीति क्यों नहीं शुरू हो गई? धोबी समाज के लोगों को कितना टिकट मिला सुरक्षित सीटों से? मैं जहां से आता हूं, मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा मऊ जिले की है, सुरक्षित है। मेरे पड़ोस में एक धोबी परिवार का एक भाई हमारा, वो चाहता है कि उसको टिकट मिल जाए, कॉम्पिटेंट है, लेकिन कोई पार्टी नहीं देती, क्योंकि धोबी समाज की आबादी कम है और वहां 3 जातियों की आबादी ज्यादा है SC में, खटिक, पासी और चमार जाति। पासी जात की स्थिति वहां यह है कि चाहे सपा उनको टिकट दे दे, चाहे बसपा दे दे, चाहे कांग्रेस दे दे, जिस पार्टी में उनकी जाति का प्रत्याशी रहेगा वो पूरा का पूरा वोट वहीं जाएगा। उनके लिए न कोई बहुजन का मतलब है, न OBC का मतलब है, न SC ST का मतलब है, न बोल 85 का मतलब है। उनके लिए अपनी जाति सबसे बड़ी होती है उस समय पर। यहां तक कि अगर उसी पासी समाज के व्यक्ति को BJP टिकट देती है तो सारे पासी समाज का वोट उसको मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आपने जाति गौरव की जो राजनीति की, तो हर जाति में अपनी अपनी जातियों के लिए आ गई। तो ये तो मुद्दों का समाधान कमी हो ही नहीं सकती। फिर मैं उदाहरण दूंगा कि जिन लोगों ने सवर्णों के खिलाफ जाति एकता की बात की थी, वो महानायक खुद अपने मुंह से गैर सवर्ण जातियों को ताना कस रहे हैं। जाटों ने गद्दारी की, यादवों ने गद्दारी की, बार बार ये रेखांकित करके वाक्य बोला जाएगा, क्योंकि मायावती जी का यह वाक्य उनके जातीय नफरत की राजनीति के खोखलेपन का सबूत है, उन्हीं के खुद के शब्दों में। मुद्दे की राजनीति करनी चाहिए थी। ऐसे ही 40 साल सत्ता ब्राह्मणों के हाथ में थी, बेईमानी की होगी, लूट किया होगा, लेकिन अगर अशिक्षित लोग सब शिक्षित हुए तो ज्यादातर कहां हुए? किसी के पैर में चप्पल नहीं थी, कुछ लोगों के थी, तो फिर वही जात के आधार पर आज अगर सबके पैरों में चप्पल आई तो ज्यादा चप्पलें किधर भेजी गई बताइए? कुछ लोग ऐसे थे जिनके बच्चे 8 साल 9 साल तक की उम्र तक कपड़े ही नहीं पहन पाते थे ही नहीं। इंडस्ट्रीज लगाई गई, आज किसी का बच्चा नंगा नहीं है। तो ज्यादातर कपड़े किधर गए? तो आप ये मत देखिए कि इतिहास में कहां था, आप ये देखिए कि संविधान आने के बाद जब मुद्दे की राजनीति हुई तो कितनी तेजी से ऐसे हुआ। इसको यहां नीचे मत करिए। लोग चाह रहे हैं कि ऐसे हो जाए, ये गलत है। ये ऐसे था, इसको ऐसे करना है, तो बहुत तेजी से वो बढ़ रहा था। लेकिन तब तक नफरत की राजनीति आ गई, अब ऐसे हो रहा है, पता चले न चले। सारे स्कूल प्राइवेट, अब रोज स्कूल बन रहे हैं, लेकिन वो पूंजीपति के पैसे से बन रहे हैं, और कोई जाइए पैसा दीजिए। अब सड़क पर किसी की भी गाड़ी जाएगी, बल्ली गिर गई, चलो पैसे दो। अब तुम किसी जात के हो, लेबर हो चाहे मैनेजर हो, सत्तू पियोगे चाहे सिगरेट, GST भरो, लगाओ नारे, क्योंकि मुद्दे की राजनीति तो गायब है और ये किसी को दिख नहीं रही है जो मैं बोल रहा हूं। तो मुद्दों पर राजनीति हो, और मुद्दे पे राजनीति जनता करती है दोस्तों, नेता नहीं करते हैं। ये मैंने जितने नेताओं को कहा उनका कहीं कोई अब दोष नहीं दूंगा।
हम आप समझें, ताकि मुद्दे पर राजनीति करने के लिए हमारे नेता विवश हों। वर्तमान में जो भी नेता हैं, हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा उम्मीदें हमको हमारी जनता से, लोगों से है कि अगर वे लोग नहीं सुधरेंगे, मुद्दे की राजनीति नहीं करेंगे, तो भारत की माटी और सपूत गढ़ेगी जो आएंगे और मुद्दे की राजनीति करेंगे। क्योंकि जब तक मुद्दों पर राजनीति नहीं होगी, तब तक संविधान मजबूत नहीं होगा। और संविधान ही भारत में लिखी गई एकमात्र किताब है जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और सबको न्याय पर चलती है। और किसी भी धर्म को मानने वाले की यह हिम्मत नहीं है कि वो कह दे कि उसके धर्म की मान्यता चाहे भले ही होती हो, लेकिन वो कह दे कि उसके धर्म की मान्यता संविधान के इस विचार के खिलाफ है। इतनी बड़ी ताकत संविधान हमको देता है, तो इसके साथ क्यों न चलें। तो एक बात और भी कि संविधान पर सरल भाषा में मैंने ये पुस्तक लिखी है। आप इस पुस्तक को दिए गए नंबर पर संपर्क करके मंगवा सकते हैं। और जी हाँ, किसी ने व्यंग में लिखा है कि खूब भाषण दो, संविधान की किताब बेचो। जी, बेच रहा हूं, बेचता हूं संविधान की किताब। नफरत नहीं बेचता हूं, संविधान की किताब बेचता हूं। और एक बात जान लीजिए दोस्तों, कभी भी अपने बच्चों को रोटी और खुद का कपड़ा उसी से लाइए जिससे समाज की आप सेवा कर रहे हैं। तो ये किताब लिखकर मैं समाज की सेवा कर रहा हूं, इसी के पैसे से मैं खाऊंगा पीऊंगा। नहीं तो एनजीओ खोलकर जो दान करते हुए दिखते हैं आपको, वो एनजीओ में दान करने वाला पैसा कहां से जुटाते हैं शायद आपको पता नहीं, शायद आपको पता नहीं। इसलिए जो भी आप काम कर रहे हैं, गर्व से उसके लिए पैसे लीजिए। और जनता में से अगर ये मांग उठे कि नहीं मुफ्त में भेज दो, तो उससे कह दो कि नहीं, तुम जो काम करते हो उसके पैसे लेकर, मैं जो काम करता हूं उसके पैसे देकर मुझसे ये सेवा ले लो। यही अर्थशास्त्र है और इसी से सबको हक मिलता है। किसका? अपनी क्षमता से कमाने का और स्वाभिमान से जीने का। व्यक्ति की गरिमा तभी कायम होगी जब व्यक्ति आत्मनिर्भर रहेगा। और आत्मनिर्भर का मतलब अपनी उस क्षमता से आर्थिक हैसियत जुटाना जिस क्षमता से आप देश की सेवा कर रहे हो। तो जी हां, मैं किताब बेचता हूं, आओ ले लो, नफरत दूर करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब न किया और सब्सक्राइब करना। जय संविधान।